नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के वित्त मंत्री 2024 और 25 का आम बजट पेश कर दिया है। सरकार ने इस बजट में किसानों, युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए हैं। बजट को लेकर एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है और ये 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। वहीं इस बार के आम बजट में पहली बार हुआ जब आम बजट पेश करने के दौरान उत्तराखंड का जिक्र हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया है कि उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान को लेकर सरकार मदद करेगी। वहीं बजट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बजट की जमकर सराहना की है। कहा है कि सरकार ने हर वर्ग को बजट में सौगात दी। वहीं विपक्ष ने मोदी सरकार के इस बजट को घोर निराशाजनक बताया है। कांग्रेस का कहना है कि बजट में सरकार ने आम जनता के लिए कोई राहत नहीं दी है। आपको बता दें कि केंद्रीय बजट 2024 में मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है और इसके अलावा कृषि समेत अन्य क्षेत्रों में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया है। ये उनका लगातार 7वां बजट है। सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि भारत के लोगों ने नरेंद्र मोदी नीति सरकार में एक बार फिर विश्वास दिखाया और उसे तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट की जमकर सराहना की है। वहीं आम जनता का बजट पर क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनाते हैं आपको। देखिए, अभी यूनियन बजट करंटली प्रेजेंट हो रहा है। आम आदमी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो शायद नौकरी पेशा और बिजनेस वाले भी हैं, एक मध्यम वर्गीय या वो, उनके लिए यह है कि इस समय डायरेक्ट टैक्सेस में सरकार क्या प्रावधान चेंज करती है। अगर डायरेक्ट टैक्सेस में आपकी लिमिट बढ़ाई जाती है, जो कि एक्सपेक्टेड थी कि 12 लाख तक जानी चाहिए इस बार, तो कहीं ना कहीं जो हमारे टैक्स पार्ट में अगर हमारे सिर पे बोझ पड़ता है, जो कि अगर आप वैसे कैलकुलेट करें तो रफली 20% लोग ही टैक्स दे पाते हैं, बाकी लोग सिर्फ उसके बेनिफिट्स एंजॉय करते हैं। तो रही बात दूसरी महंगाई की, जो आप सिलेंडर, पेट्रोल ये सब कह रहे हैं, ये तो सरकार के ही हाथ में है। लेकिन सरकार अगर कहीं ना कहीं इसकी महंगाई कम करेगी तो अगर उनको इनकम यहीं से जनरेट होनी है तो वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह से अपने हाथ खींच लेगी। या तो आप सरकार लोगों के रोज़गार बढ़ाने में इतना मदद करे कि उनकी इनकम इतनी बढ़ जाए कि उनको खर्चा करते हुए भी डर ना लगे और उनको ये महंगाई ना चुभे, या आप महंगाई कम कर दीजिए। अगर आज सिलेंडर 922 रुपये का है, कल हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि 500-600 का हो जाएगा। हाँ, ये चुनावी जुमले हो सकते हैं कि हम कर देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। क्योंकि अगर सरकार कोई चीज़ फ्री बांट रही है या बहुत सब्सिडाइज पे कर रही है तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि लॉन्ग रन में कंट्री को ही नुकसान होगा। जैसे अभी हमने लाइव एग्जांपल श्रीलंका का देखा है, जहाँ पे इतनी कुछ फ्री था, जहाँ अब एक तरह से केओस होके ख़त्म हो चुकी है। देखिए, बजट पे तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। जहाँ सब्जी से लेके सिलेंडर के दाम भी बढ़े हैं और भी बहुत महंगे, पेट्रोल के भी दाम बढ़ चुके हैं। और मतलब आम आदमी के लिए तो बजट घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और जैसे कोई अगर जॉब कर रहा है तो उसमें भी उसको सैलरी इतनी कम मिलती है कि उसके घर का खर्चा भी नहीं चल पाता है और इतनी महंगाई में आम आदमी को बहुत परेशानी होगी। आपको बता दें कि इस बार के आम बजट में पहली बार हुआ जब आम बजट पेश करने के दौरान उत्तराखंड का जिक्र हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान को लेकर सरकार मदद करेगी। भाजपा का कहना है कि सरकार ने हर वर्ग को बजट की सौगात दी है। वहीं विपक्ष ने मोदी सरकार के इस बजट को घोर निराशाजनक बताया है। कांग्रेस का कहना है कि बजट में सरकार ने आम जनता के लिए कोई राहत नहीं दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वो देश की प्रगति के लिए
और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प, उस संकल्प को पूरा करने का ये बजट प्रस्तुत किया गया है। ये बजट बहुत ही शानदार, सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में देश के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखते हुए बजट प्रस्तुत किया गया है और हर वर्ग का उत्थान हो, हर वर्ग का सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए बजट प्रस्तुत किया गया है। केंद्र की सरकार ने जो आज बजट प्रस्तुत किया है वो बजट घोर निराशाजनक वाला बजट है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस बजट में कोई उपाय सरकार ने नहीं दिए हैं। गरीब और मजदूर वर्ग महंगाई से त्रस्त है। महंगाई कैसे कम होगी, कोई कदम जो है केंद्र सरकार द्वारा इस बजट में उठाई नहीं गई है। किसानों की आय दुगना करने का वादा न जाने कब से ये सरकार कर रही है, लेकिन किसानों की आय दुगना नहीं हो पाई है। देखो, आज देश बहुत ही दुश्मनों से घिर चुका है। आज हमारी देश की हालत ये है कि हमने पूरे चारों तरफ दुश्मन पाल लिए हैं। आज चीन हमारी खिड़की में बैठा हुआ है। पाकिस्तान का पीठ पे चीन का हाथ है। हमारा श्रीलंका हो गया, चाहे हमारा बांग्लादेश हो गया, चाहे हमारा मालदीव हो गया, जितने भी छोटे मोटे देश, नेपाल हो गया, इन तमाम देशों से जो हमारे संबंध हैं वो बहुत मीठे नहीं है। और आज हालत ये है कि जो हिंदुत्व का नारा देने वाली सरकार है, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण, आज श्रावण के महीने में हम भोले बाबा को पूजते हैं और हमें अपने भोले बाबा के मानसरोवर में जाना आज कठिन हो चुका है, क्योंकि चीन की जो पाबंदियां वहां लग चुकी हैं वो पहली बार इस सरकार के अधीन ही लगी हैं। तो हम ये चाहते थे कि सरकार को सबसे ज्यादा ध्यान फौज के, डिफेंस के बजट में देना चाहिए था। कुल मिलाकर मोदी सरकार ने के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। हालांकि विपक्ष इस बजट को बेहद ही निराशाजनक बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसको ऐतिहासिक बता रहा है। देखना होगा कि आगे बजट का क्या कुछ लाभ आम जनता को मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। चलिए, तो फिलहाल आज बजट पेश हुआ और हर वर्ग का इस बजट में ध्यान रखा गया है। अगर देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि जो विकसित भारत संकल्प यानी कि 2047 का जो लक्ष्य है, उसकी आधारशिला को मजबूत करने वाला यह बजट है। लेकिन विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है कि ये किसी भी लिहाज से, आम आदमी के लिहाज से ये उचित बजट नहीं है। और इसी को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। राजेश बिष्ट जी हैं, बीजेपी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आशीष नौटियाल जी हैं, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, यूकेडी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और मनोज ध्यानी जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जोड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों का स्वागत। शुरुआत आशीष नौटियाल जी से करेंगे, क्योंकि विपक्ष बजट को लेकर सवाल उठा रहा है। आशीष नौटियाल जी, विपक्ष के लिहाज से ये बजट कैसा होना चाहिए था और आखिर आम आदमी के लिहाज से ये क्यों महत्वपूर्ण नजर नहीं आ रहा विपक्ष को? अनम्यूट करिएगा। हाँ, सुन लीजिए, आवाज आ रही है? जी, सुन पा रहे हैं। हाँ जी, पूरे बजट में हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं जो एक गरीब वर्ग के लिए होना चाहिए। एक गरीब तबका बड़ा खुश था कि आज बजट आएगा, बड़े दिनों से चल रहा था बजट पेश होगा। तो गरीब तबका जो चीज सोचता है, मुझे ऐसा कुछ बजट में दिखा नहीं। ना महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ कर पाए। आप देखें, एक गरीब क्या चाह रहा है? गरीब को तो ये चाहिए कि मेरी रसोई चल पाए, अनाजों के दाम देखें कहाँ चलेगी, इसके लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई। तो इस तरीके का कुछ दिखा नहीं। और मुझे तो खास ये भी नहीं लगा कि एक अमीर तबके के लिए कुछ हो रहा हो। जिस प्रकार से बजट पेश होने पर शेयर मार्केट को तो जंप कर जाना चाहिए था। शेयर मार्केट नीचे डुबकी मार रहा था, तो उसको देखते हुए लगा कि मतलब कोई तो खुश होता है इससे, कोई तबका इस बजट से खुश नहीं हुआ। पता नहीं क्या पिछली बार से अगर कंपेयर किया जाए, आशीष नौटियाल जी, बजट में आपने कहा गरीबों के लिए कोई ध्यान नहीं रखा गया। महंगाई चूंकि एक बड़ा मुद्दा रहा है, महंगाई को जोर शोर से आप लोगों ने उठाया भी, लेकिन पिछली बार से अगर कंपेयर करें बजट को, तो कैसे आप देख रहे हैं इसे और क्या होना चाहिए था, किसके लिहाज से है? इस बार भारतीय जनता पार्टी ने
कांग्रेस पार्टी को जरूर कॉपी करने की कोशिश करी। एक जो हमारा न्याय पत्र था जिसमें हमने बोला था कि हम युवाओं को जो है पहली नौकरी पक्की गारंटी 1 साल के लिए 8,500 रुपए महीना हम लोग देने का काम करेंगे, तो जरूर हमारे न्याय पत्र को कॉपी करने की इन्होंने कोशिश करी और इन्होंने बोला कि हम 1 करोड़ युवाओं को जो है अप्रेंटिस के 5,000 रुपए देंगे। तो चलो कोई बात नहीं, 8,500 नहीं तो 5,000, और हमें कॉपी तो किया। तो कोई बात नहीं, आप लोग हमें कॉपी करें, सीखें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है जनता की पार्टी है, जनता के लिए काम करना चाहती है और जानती भी है किस प्रकार से काम किया जाता है। आपने एक हमारा कॉपी किया, मुझे लगा अगर दूसरा भी हमारा कॉपी कर लेते, जिस प्रकार से हमने बोला था कि महिलाओं को 8,500 रुपए पर मंथ हम देंगे, तो और अच्छा हो जाता। चलो, लेकिन आपको सीखने की कोशिश करी आपने कांग्रेस पार्टी से, ये एक अच्छी बात है। दूसरा जो मेन फोकस किया जा रहा है बजट के अंदर, वो लोन पर किया जा रहा है कि हम लोन देने का काम कर रहे हैं। हम मुद्रा लोन 10 लाख से लेकर बढ़ा 20 लाख करने का काम कर रहे हैं। तो पहली बात तो देखिए सोनी जी, इतना आसान नहीं होता बैंक से लोन लेना, क्योंकि सरकार तो घोषणाएं कर लेती है, लेकिन बैंक को अपने हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि बैंक की अपनी सेफ्टी को देखते हुए लोन आगे देता है। बैंक भी एकदम कोई बेरोजगार आदमी जाए और बैंक से कहे ठीक है 20 लाख का लोन मुझे दे दो, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? क्योंकि घोषणा हो चुकी है, बजट पेश हो चुका है, 2 लाख करोड़ का जो बजट है वो युवाओं के लिए है। प्राथमिकता में किसानों को भी रखा गया है, गरीबों को भी रखा गया है। अगर विपक्ष पिछले बजट से कंपेयर करेगा और इस बार का जो बजट है, तो मुझे लगता है काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। महिलाओं को भी प्राथमिकता दी गई है यहाँ पर, और साथ ही मुद्रा लोन सीमा का भी आप जिक्र कर रहे थे। पहले मेहमानों की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं, यूकेडी से जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद जी, इस बजट को आप कैसे देख पा रहे हैं, कितना किफायती? देखिए सोनी जी, मैं उत्तराखंड में क्षेत्रीय दल की विचारधारा का व्यक्ति हूं, और अगर उत्तराखंड के दृष्टिकोण से देखें तो इस बजट में मैं इतना ही कहूंगा कि रोजी रोटी पे राजनीति बहुत भारी पड़ गई। ये मजबूत बजट नहीं है, ये मजबूर बजट है। अब आप कहेंगे मैं इसको मजबूर बजट क्यों कह रहा हूं? देख लीजिए, भारतीय लोकतंत्र में ये पहली बार हुआ है कि मिलीजुली सरकार ने अपनी सरकार बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश को बम्पर फाड़ के जो है बजट दिया है। बताइए, हमको तो बजट में सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपदा में देंगे, और बिहार को बाकायदा 11,000 करोड़ आपदा का पास करके दे दिया। जी, ऐतराज किस बात से है? बिहार को प्राथमिकता मिली, आंध्र प्रदेश को प्राथमिकता मिली, किस बात से ऐतराज है? ऐतराज नहीं है, मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जीने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे राज्य की भी अपनी प्राथमिकताएं हैं। जब आपदा की, आपको पता है कि उत्तराखंड में हर वर्ष आपदा आती है, बादल फटते हैं, तो फिर हमको तय सीमा पर पैसा देने की बात क्यों? आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है शांति प्रसाद जी। क्षेत्र के लोग हैं जी, हमको यहाँ पर नौकरियों में क्या सुविधाएं दी है? मैं पूछना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के साथ ये मतभेद, ये भेदभाव क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश दिया है उत्तराखंड की जनता को। यदि आज उत्तराखंड में क्षेत्रीय दल के सांसद होते तो बिहार और आंध्र प्रदेश की तरह हमको भी जो है भारी भरकम बजट मिलता। आपदाएं हम झेलें, बलिदान हमने, नौकरियां हमारी खत्म कर दो, अग्निवीर बनाकर सेना से उसे हमको रोक दो जाने से। कहने का मतलब है इस बजट में सरकार ने भाई मोबाइल आपने सस्ते कर दिए, आपने कैंसर की दवाई और कैंसर के उपकरण खरीदने में सस्ता किया है, इसके लिए बधाई। मगर मैं पूछना चाहता हूं, पूरे देश के परिवेश में अगर हम बात करें, युवाओं के लिए भी तो बजट रखा गया है, बजट पास किया गया है 2 लाख करोड़, युवाओं को भी प्राथमिकता दी गई है इस बजट में। क्या प्राथमिकताएं दी है? प्रशिक्षण देने के लिए 5,000 रुपए, और वो भी 1 करोड़ लोगों को देश में, वो भी केवल 1 लाख करोड़ रुपया। मैं पूछना चाहता हूँ, ऊंट के मुंह में जीरा है, ये क्यों नहीं कहा कि उत्तराखंड से लेकर देश के अंदर हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, सरकारी नियमित सेवाओं में लेंगे। ये दिहाड़ी का मजदूर बनाकर आखिर किसको मजबूत करना चाह रही है ये सरकार? हमारा कहने का मतलब है सोनी जी, ये जो बजट मजबूरी का बजट है, और रोजी रोटी पर जो है राजनीति इतनी हावी हो गई कि मोदी जी ने आंध्र और बिहार को खुश करने के लिए पूरे देश के प्रदेशों का जो है गला घोट दिया है। ये संदेश शांति प्रसाद जी, घटक दल मिलकर अगर सरकार बनाएंगे तो प्राथमिकता में तो रखना पड़ेगा ना शांति प्रसाद जी?
हमारे साथ प्रदीप कुकरेती जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रतिक्रिया ले लेते हैं, इसके बाद मनोज ध्यानी जी का रुख करेंगे और इन सभी सवालों का जवाब राजेश बिष्ट जी से लेते हैं। प्रदीप कुकरेती जी, इस बजट को आप कैसे देख पा रहे हैं? कितना किफायती आम आदमी के लिहाज से नजर आ रहा है? अनम्यूट करिएगा। जो है मैडम, हर साल ही निकलता है और ये बजट देखते देखते हम उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की तरफ आ गए हैं और 24 कदम चल भी चुके हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग सीमांत प्रदेश के लोग हैं, निश्चित रूप में अन्य हिमालयी राज्यों के परिप्रेक्ष्य में हम अपने आप को जब कंपैरिजन करके देखते हैं तो हमारे को अपने साथ एक सौतेला सा व्यवहार लगता है, क्योंकि या तो उसकी तुलना जो है 5 सांसदों के सीट की जाती है और उन 5 सांसदों में भी तब कि अब तो हमें मिल चुके हैं, अगली बार देखेंगे 5 साल बाद। दूसरी बात, इसमें हमारे सांसदों की भी मैं कहूंगा कि 8 सांसदों की जो हमारी कमियां हैं कि जिस प्रकार से सांसदों को चाहिए था कि हम लोग सीमांत प्रदेश के लोग हैं, ये हमें जो है आप ये बताइए कि जो रेलवे सेवाओं को जहां से मुख्य नेटवर्क यहाँ से देहरादून से जोड़ा जाना चाहिए था, जहां जहां जो डिमांड है, आज हम जो है ट्रॉम्पे कौन से सन की ट्रेन जो है मुंबई से देहरादून चली थी, जहां से आर्थिक हर आदमी जो है हवाई जहाज में बैठ के नहीं जा सकता। मतलब कुछ चीजों को देखना चाहिए। दूसरी बात, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि आपने सीमांत प्रदेश के लिए, पहाड़ी उसके लिए जिलों के लिए क्या विशेष पैकेज निकाला उद्योग की नीति में, या कोई हर्बल नीति आपने ऐसे कुछ तैयार करी? क्या आपने ग्रीन बोनस के लिए हमारे कुछ तैयार किया? हम लोग लगातार 42 शहादत देने के बाद अपने राज्य के लिए और पूरे राष्ट्र हित के लिए हम हमेशा जो है छाती चौड़ी करके उत्तराखंड रहता है कि राष्ट्र के लिए बलिदान होने के लिए। लेकिन हमारे अपने 8 सांसदों की कमी, जो सही तरीके से अपना गुणा भाग वहां पे नहीं रख पाते, उस मामले में मैं बिहार की, चाहे आंध्रा की या साउथ जो हमारे जो ईस्टर्न उसके सांसद हैं, मैं चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनकी मैं तारीफ करता हूं कि वो अपने राज्यों के लिए बड़े तरीके से ड्राफ्ट तैयार करके वहां रखते हैं और वो कहीं ना कहीं उनके सांसद वहां पे अपनी बात को मनवाने में कामयाब होते हैं। हमारे सांसदों के सांसदों की कार्यशैली पर सवाल। ठीक है प्रदीप जी, मनोज ध्यानी जी का रुख कर लेते हैं। अर्थशास्त्री हैं और इकोनॉमी को आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। मनोज ध्यानी जी, इस बार का बजट कितना किफायती आपको नजर आ रहा है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बेहद मायने रखती है? देखिए, जो इस बार का हम लोग बजट पे चर्चा कर रहे हैं, वैसे भारत के संविधान के अंदर मैं बताऊं तो बजट नाम का शब्द है नहीं। ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है इसे। और जो वित्त वर्ष का जो वार्षिकी का जो इनकम और एक्सपेंडिचर सरकार का होता है, उसको दर्शाता है। आम भाषा में हम लोग बजट बोलते हैं, इसलिए बजट प्रचलन में आ गया, लेकिन संवैधानिक शब्द नहीं है ये। मैं इस बजट के अंदर कुछ चीजें हैं जो जैसे इंटरिम बजट जो पहले पेश किया गया था, उस इंटरिम बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स बोलते हैं जिसे हम, उसे 11.1 लाख करोड़ पे रखा गया था और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। डेफिसिट को कम करने की बात इस बजट में कही गई है और ये जरूरी भी है कि हम लोग डेफिसिट को जितना कम कर सकें उसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। एक बात जो इस बजट के अंदर दिख रही है, वो राजनीतिक जो हालात हैं उसका प्रभाव इस एनुअल स्टेटमेंट के ऊपर दिख रहा है। जैसे आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ का पैकेज आया है, बिहार के लिए एयरपोर्ट्स, मेडिकल फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में देने की बात आई है कि उनको अच्छा खासा पैसा दिया जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनको जरूरत है आज की तारीख में केंद्र सरकार की मदद की, उसकी तरफ सरकार ने ध्यान नहीं किया। तो जो दबाव की राजनीति जो केंद्र के ऊपर है वो इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है। एक चीज जरूर मैं देख रहा हूं, जो इंडिया गठबंधन एक बात कहता था कि, और वो खासकर मैंने राहुल गांधी जी के भाषणों में उनको सुना था कि वो इंटर्नशिप देंगे इंडस्ट्रीज में और उसके
स्किल डेवलपमेंट भी होगा और आय का साधन भी बनाएंगे। और इस बजट में वो निर्मला सीतारमण जी ने वो जो इसीलिए आशीष नोटियाल जी कह रहे थे कि भाई कॉपी किया न्याय पत्र को, इसीलिए इस बात का जिक्र किया आशीष नोटियाल जी। हाँ, उसको उन्होंने इंक्लूड किया है। और बजट के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें लगभग 2 लाख करोड़ का थोड़ा सा ऊपर आउटले रखा है ताकि ग्रामीण क्षेत्र की ओर ध्यान दिया है। लगता है कि क्योंकि विलेज इकोनॉमी जो है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी जो है, जो भारत की रीढ़ है, उसकी तरफ बड़ा ध्यान सरकार को देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। इन सभी सवालों की जवाब ले लेते हैं। राजेश बिष्ट जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा लेट लतीफी के साथ आपके पास इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि इन सभी सवालों के जवाब भी चाहिए। राजेश जी, अभी आशीष नोटियाल जी ने कहा कि भाई न्याय पत्र को आप लोगों ने कॉपी किया और भी बहुत कुछ कॉपी करने की जरूरत थी। सौतेला व्यवहार किया गया, प्रदीप कुकरेती जी ने कहा, और भेदभाव, यूकेडी प्रवक्ता ने भी इस बात का जिक्र किया। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वक्तव्य सामने आया, एक विकसित भारत संकल्प 2047 की आधारशिला मजबूत करेगा, इस लिहाज का ये बजट पेश किया गया है। इन सभी सवालों के जवाब और प्रतिक्रिया। देखिए जी सोनी जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत खुशी और सम्मान की बात है कि हमारा जो भारत देश है वो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 5वें स्थान पर है। ये अपने आप में बड़े गौरव का क्षण है कि हम लोग अर्थव्यवस्था के मामले पे उस पायदान पे पहुंचने में, ये जो पिछले 10 वर्षों का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा है, ये कहीं ना कहीं इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और 140 करोड़ देशवासी इसके साक्षी हैं। इसके साथ साथ जिन 4 वर्गों को देखने के बाद और जिन 4 वर्गों के लिए काम करने की मंशा के साथ आदरणीय मोदी जी ने जो बात रखी थी, उस परिकल्पना को पूरा करने की ओर ये पहला कदम है। 2047 का विजन लेने के साथ साथ जिस विकसित भारत को बनाने का सपना उन्होंने अपने मन में रखा था और जो 140 करोड़ भारतीयों ने इस सपने को पूरा करने के लिए 2024 से 29 का समय हमें दिया है, इसमें ये सारे काम पूरे होंगे। 2047 के लिए जैसा पहला पायदान ये चढ़ने का काम है, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि हम लोग कुछ और अग्रसर होंगे। हम अगर जिक्र करें, अगर मौजूदा हालात का जिक्र करें, राजेश बिष्ट जी, उत्तराखंड के हालात, उत्तराखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, आप सुन पा रहे हैं, तो इसका जवाब लेंगे क्योंकि आंध्र प्रदेश हो चाहे बिहार हो उसको तवज्जो दी गई, लेकिन उत्तराखंड भी पीएम के दिल के बेहद करीब माना जाता है। तो इस बजट में एक उस तरीके से जो एक होना चाहिए बजट को लेकर, क्योंकि इसलिए ये सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं, क्यों प्राथमिकता में नहीं रखा गया? अगर हम समय समय की बात करें तो कई हजार करोड़ का विशेष पैकेज हमारे उत्तराखंड को समय समय पे मिलता रहा है। और ऐसा नहीं है कि आज अगर आंध्र प्रदेश और बिहार को कोई बजट दिया है पहली बार केंद्र सरकार ने अपने संगठित साथियों को, उसके लिए उत्तराखंड में हम सवाल पैदा करने लग जाएं कि उत्तराखंड को नहीं मिला। ऐसा नहीं है, बिल्कुल समय समय पे जो विशेष पैकेज उत्तराखंड के साथ केंद्र के द्वारा मिलते रहता था या मिल रहा है, वो हमेशा मिलता रहा है और मिलता रहेगा। इसके साथ ही प्रदीप कुकरेती जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप कुकरेती जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती थी तो भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान में भी कई सांसद और विधायकों ने ये कहा कि हम ग्रीन बोनस करेंगे। वो हमें कब वो दिन शुभ अवसर प्राप्त होगा? 24 साल राज्य को बने हो गए हैं। दूसरी बात, हमारे लिए जो ये अग्निवीर योजना है, क्या इसको बंद करके जिस प्रकार से जो हमारे यहाँ से सेनाओं की भर्ती होती थी उसके लिए कोई विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा? इसके लिए क्यों नहीं पहल हुई? रोजगार की पहल क्यों नहीं हुई? और दूसरी बात, विशेष राज्य का दर्जा हमें क्यों नहीं दिया गया, जो बार बार कांग्रेस के कहा करते थे कि कांग्रेस ने छीन लिया? अब 10 साल से हमारी सरकार है, मोदी जी हैं, उनका ध्यान भी है, तो ये इसका अवसर क्यों नहीं प्राप्त हुआ? क्या ये 8 सांसदों की कमी है या हमारी सरकार उसको कम्युनिकेट करने में पीछे रह गई? प्रदीप जी वापस आते हैं और इस बात का जवाब भी लेंगे, लेकिन इस बार देखा जाए रोजी रोटी और राजनीति और राजनीतिक दबाव, ये बात निकलकर सामने आ रही है। चर्चा को बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
तो दिल्ली से आई बजट की मिठाई इस लिहाज से क्योंकि उत्तराखंड के लिए एक विशेष पैकेज का ऐलान होना चाहिए था इस बजट में, और इस बात से ऐतराज है और इसलिए विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है। इसी को लेकर देवभूमि के दंगल में हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजेश बिष्ट जी का रुख करेंगे। राजेश बिष्ट जी, क्योंकि सभी सवालों की जवाब अभी तक मिले नहीं, प्रदीप कुकरेती जी ने बीच में टोक दिया था, तो आप इस बात का जवाब देंगे? देखिए सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ ग्रीन बोनस के नाम पे जैसे प्रदीप जी ने अभी सवाल खड़ा किया, मैं ये मानता हूँ बार बारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ग्रीन बोनस की मांग हमेशा केंद्र में उठाई गई है, और ऐसा नहीं है कि केंद्र के द्वारा हमारे प्रदेश को खासतौर पे जब सुख दुख की बात आती है या कहीं पे हमारे लोगों की चिंता की बात आती है तो केंद्र के द्वारा हमेशा से पैकेज के रूप में धनराशि हमेशा स्वीकृत की गई है, और इस प्रदेश में सभी लोगों को उसका लाभ भी मिला है। आज हम जिस प्रकार से बजट की बात कर रहे हैं और अंतरिम बजट के बाद जो आज बजट पे जरूरत के हिसाब से केंद्र से डिमांड की जाती है, इसके बाद वो राशि जो है स्वीकृत की जाती है। राजेश जी, बिल्कुल बिल्कुल स्वीकृत की जाती है, और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जिन 4 प्रमुख वर्गों को देखते हुए इस देश का बजट पेश किया, उसमें खासतौर पे गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता में हमारे किसान परिवार आते हैं, जो कहीं ना कहीं पे इस देश के अंदर हम लोगों को अनाज देकर इस देश की जो भी योजनाएं रहती हैं उनको उसका लाभ देने के लिए जिस प्रकार से आज बजट रखा गया, मैं मानता हूं कि ये चहुमुखी विकास का बजट है और पूरे देश को इससे कहीं ना कहीं प्रभाव भी पड़ेगा। और खास तौर पे जहां तक हम युवाओं की शिक्षा की, नए कौशल योजनाओं की, प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी तमाम तरह के प्रावधान रखे गए हैं। आशीष नौटियाल जी कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने न्याय पत्र को कॉपी किया और भी कुछ कॉपी करने की जरूरत थी तो शायद और बेहतर हो जाता बजट। इसमें तो आशीष भाई को खुश होना चाहिए कि उनके कम से कम विपक्ष होने के नाते, जो कांग्रेस के यूपीए सरकार में कभी विपक्ष की बात को नहीं माना जाता था, हमने दिल इतना बड़ा दिखाया कि उनकी इस बात को सहमति देते हुए कम से कम उसे जमीन में उतारने का काम किया गया। इसके लिए तो हमें एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए विपक्ष से, न कि आरोप प्रत्यारोप का जो काम आज इस बजट में हम लोग बात कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। इसमें तो खुशी होनी चाहिए उन्हें कि यार कम से कम उनकी इस बात को विपक्ष ने माना और समझा कि हाँ ये बात कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को प्रभावित करने वाली है, और इसका प्रभाव इन युवाओं के भविष्य में कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होगा। और भविष्य में भी ऐसी योजनाएं निरंतर बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, उनके कौशल के लिए, स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए, कृषि के लिए, सिंचाई के लिए, जल के लिए, सड़क के लिए, जिस भी तमाम प्रकार की बजट में व्यवस्था होती है उन सब। चलिए राजेश जी, आपके हिसाब से हर वर्ग का ध्यान रखा गया है इस बजट में और हर वर्ग के लिहाज से यह बजट पेश किया गया है, चाहे गरीब हो, गांव हो, किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो। आशीष नौटियाल जी, क्योंकि विपक्ष को भी कहीं ना कहीं ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आखिर उत्तराखंड की जरूरत क्या है और उत्तराखंड को एक विशेष पैकेज जो है उसका प्रावधान बजट में होना चाहिए था, जो कि नहीं है। उत्तराखंड को तो विशेष पैकेज क्यों मिले आप बताएं? सांसद अपने चुन के गए हुए हैं, वो तो मांग कर नहीं सकते कि हमें चाहिए। वहां तो बिहार में नीतीश कुमार जी गए हैं तो वो तो बोलेंगे भाई मैं तो समर्थन वापस ले लूंगा, मुझे दो, वो तो छीन के लेंगे। पर हमारे सांसद तो बेचारे मोदी जी के नाम पर जीते हुए हैं, ये तो खड़े होकर एक शब्द नहीं बोल सकते हैं कि हमें कुछ चाहिए, इन्हें मिलेगा भी नहीं, डांट खा के अलग बैठ जाएंगे। तो इन लोगों के बस का नहीं है मांगना उत्तराखंड के लिए कुछ, क्योंकि उत्तराखंड में चाहे राज्य सरकार हो के विधायक हो, इनके सांसद हो, सब मोदी जी के नाम पर जीते हुए लोग हैं। और आने वाले टाइम पे जनता भी समझ गई कि मोदी जी तो खुद लड़खड़ाए हुए इंसान हैं, जो किस तरह जीते तो आने वाले समय पे जनता भी समर्थन नहीं करेगी। दूसरा सच्चाई है कि ठीक है आपने हमें कॉपी किया, और अभी बहुत कॉपी करने की आवश्यकता है, अभी बहुत सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि जनता के लिए बहुत कुछ करना है। सिर्फ इतना ही नहीं होता, हमें स्वास्थ्य के लिए भी कुछ करना था, हमें स्वास्थ्य सेवा के लिए भी कुछ करना है। ये 5 लाख रुपए का जो हम कहते हैं कि हम ये दे रहे हैं आयुष्मान कार्ड, इसमें बहुत खामियां है। मुझे रोज फोन आते हैं लोगों के, कईयों के, अच्छा हम लोग अपने पॉकेट से कितनी सहायता कर सकते हैं किसी की? आखिर जब गवर्नमेंट ने आयुष्मान कार्ड बनाया हुआ है उसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। लोग गिर जाते हैं, कुछ हो जाता है, उसके भी कई क्राइटेरिया है, मिलेगा इसमें नहीं मिलेगा, कई क्राइटेरिया है। लेकिन निश्चित आयुष्मान कार्ड अगर अच्छी चीज अगर बनाई है तो निश्चित इसका लाभ हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। जिसको कोई भी दिक्कत आए, वो हॉस्पिटल में गया तो उसका इलाज फ्री मिलना चाहिए 5 लाख तक का, क्योंकि कई समस्याओं में नहीं मिल रहा है और लोग बहुत परेशान हैं। इसी प्रकार से अभी जैसे मैंने इसमें अभी आपको थोड़े पहले जिक्र किया था मैंने कि इन्होंने कहा कि 20 लाख रुपए तक का हम मुद्रा लोन देंगे, 10 लाख से उठाकर 20 लाख कर दिया।
लेकिन ये मुद्रा लोन ऐसे नहीं मिलता है जिस प्रकार से जिसे बड़ा आसानी सरकार ने बोल दिया कि बिना गारंटी के, बिना किसके कोई भी आदमी जाए और बैंक से ले आए। आपको लगता है ऐसा कि मुद्रा लोन इतना आसान है कि कोई भी गया और उसने कहा जी मुझे 20 लाख चाहिए और 20 लाख मिल जाए? 20 लाख ऐसे नहीं मिलते हैं। उसके भी बड़े क्राइटेरिया है, क्योंकि मैनेजर की पावर पे डिपेंड करता है, मैनेजर के तो ऐसे तो फिर उत्तराखंड के लिए अगर विशेष पैकेज दिया जाता तो फिर उसको लेकर भी आप सवाल पूछते या सवाल उठाते कि भाई ऐसा तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा या इस बजट का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। देखिए, कागजों में तो सोनी जी बहुत कुछ है, कागजों में तो बहुत कुछ सरकार तो देती रहती है, लेकिन धरातल पर क्या है? अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा मैंने करोड़ों रोजगार दे दिए। तो करोड़ों दिए तो वो लोग कौन थे जो गांधी पार्क के बाहर डंडे खा रहे थे? वो लोग कौन थे? वो लोग कौन थे तो आज भी मांग कर रहे हैं। अभी कल को प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री नया सिकुफा फोड़ दिया एक कि अब जो है अग्निवीरों को हम आरक्षण देंगे, अग्निवीरों को भी अब यहाँ नौकरी, सरकारी जो नौकरियां निकलेंगी उसमें आरक्षण देंगे। सरकारी नौकरियां निकाली कितने रहे? 3 साल में 16,000 तो हमने नौकरी निकाली, उसमें आप कह रहे हैं अग्निवीरों को हम पहले प्राथमिकता देंगे। अरे जो जहां लगा है उसे वहीं रहने दो। आज जरूरत थी बजट के अंदर हमारे, जो आज आप देखें हमारे किस किस देश से दुश्मनी नहीं है। पाकिस्तान यहाँ रोज रोज आतंकवादी हमले कर रहा है, चाइना हमारी जमीनें कब्जा रहा है, नेपाल पत्थर मार रहा है। अब बताएं हमें, सारे हमें घेर के बैठे। ये जो सुरक्षा के क्षेत्र में है इस पे ज्यादा खर्चे की जरूरत है और हमारी आर्मी को निश्चित बहुत मजबूत करने की जरूरत है। ये अग्निवीर खत्म करो, ये अग्निवीर से काम नहीं चलने वाला है। चलिए आर्मी रखो। शांति प्रसाद जी, आप भी इसके पक्ष में हैं, अग्निवीर को खत्म कर देना चाहिए और डिफेंस को और मजबूती देनी चाहिए। साथ ही अगर देखा जाए जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं बजट को लेकर कि महंगाई पर फोकस किया जा रहा है, महंगाई कम हो, लेकिन जैसे कि कुछ चीजें निकलकर सामने आई जिनमें टैक्स में अब छूट मिलेगी, महिलाओं को भी प्राथमिकता मिलेगी, युवाओं के लिए भी अच्छा खासा जो है बजट में ध्यान रखा गया है। तो क्या लगता है इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा? धरातल में ये चीजें होंगी? देखिए सोनी जी, हमें तो दिखता क्या है, देखिए शांति प्रसाद जी। देखिए सोनी जी, उत्तराखंड मैक्सिमम जो है कर्मचारी बहुल्य क्षेत्र है। आज हम बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि कम से कम 5 लाख तक इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। हम आज ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि उत्तराखंड जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है, सरकार भारी भरकम बजट देगी ताकि जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहां के लोगों को तुरंत राहत मिले। सरकार ने केवल आश्वासन दिया, कुछ नहीं। तीसरी बात, उत्तराखंड में कर्मचारी नौकरी के लिए परेशान है, नौजवान लड़के। शायद कोई विशेष पैकेज उत्तराखंड के नौजवान बच्चों को सरकार देगी ताकि उत्तराखंड की आर्थिकी मजबूत हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जंगली जानवर किसानों की फसलें खराब कर रहे हैं। हम सोच रहे थे कि इसको लेकर भी सरकार किसानों के लिए एक भारी भरकम रकम तय करके रखेगी कि यदि किसी की फसल खराब होती है या किसी के बच्चे को मारते हैं तो सरकार उसको ये मुआवजा देगी। ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि पिछली बार इन्होंने जो इन्वेस्टर समिट की लाखों करोड़ की बात करी थी उस पर भी सरकार चुप हो गई। वो पैसा रिलीज हुआ नहीं हुआ, कहाँ है, कुछ नहीं पता। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे कि रोजी रोटी पर राजनीति भारी पड़ गई। जिन्होंने सरकार बनाई उनको तो इन्होंने बम्पर पैसा बांट दिया और जो अन्य राज्य वैसे थे जो आंख बंद करके भाजपा को वोट दे रहे थे उस राज्य को कुछ मिला ही नहीं है। उत्तराखंड की जनता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। आम जनमानस के मुंह से सुनिए तो वे कह रहे कि यदि हमारी भी अपने क्षेत्रीय दल के सांसद होते तो शायद हमको भी बजट मिलता। ये साबित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, ये सत्ता के लिए देश के राज्यों को भी बांट देगी मगर इनकी सत्ता बनी रहनी चाहिए। तो ये मजबूरी का बजट है और इस पर मोहर इस बात की लगती है कि जैसे ही बजट भाषण शुरू हुआ शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिर गया, लाखों करोड़ का नुकसान हो गया शेयर धारकों को। कहने का मतलब है, मैं क्षेत्रीय दल का नेता हूं और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ही ज्यादा बोलूंगा। हम अग्निवीर की मार तो झेल ही रहे थे, बेरोजगारी की मार तो झेल ही रहे थे, अब हम राज्य की उपेक्षा की मार भी झेल रहे हैं। और यदि बजट में भी हमको केवल आपदा के नाम पर, बादल फटने के नाम पर जो है केंद्रीय वित्त मंत्री ये कहेगी कि हम तुम्हें देंगे, मतलब कोई बजट तय नहीं और बिहार वालों को 11,000 करोड़ रिलीज करेंगे, तय कर दिया। आंध्रा में जो है 26,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा कर दी। मेरा कहने का मतलब है, यह भारतीय जनता पार्टी समाज को जिस तरीके से राजनीतिक चश्मे से बांट रही है उससे आप कह सकते हो कि सोना चांदी सस्ता करने से देश की आर्थिकी मजबूत नहीं होगी।
आपने कैंसर की उपकरण सस्ते किए, आपने दवाइयां सस्ती करी, छूट करी उसमें टैक्स की, इसके लिए आपको बधाई। मगर आम जनमानस जो गैस की मार झेल रहा है, महंगाई की मार झेल रहा है, उसके लिए आपने क्या रखा? और अब हमें ये बताइए ये सरकार कि आखिर किसानों की दोगुनी आय कैसे करोगे पहाड़ में आप? कुछ नहीं है, केवल जुमलेबाजी है। उत्तराखंड की जनता निराश, हताश और परेशान है। वो इस बात को लेकर है कि हमने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को बम्पर वोट देकर जो है संसद में सांसद भेजे, मगर उन सांसदों ने उत्तराखंड के लिए एक शब्द नहीं बोला, जिसका परिणाम है कि मोदी जी केवल ऊपरी ऊपरी प्यार तो दिखाते हैं कि हम उत्तराखंड को प्यार करता हूं, मगर जब आर्थिक मदद देने की बात आती है, जी का रुख करेंगे। प्रदीप कुकरेती जी, बिल्कुल, इन्हें बंगालियों को मूल निवास की चिंता है, मगर पहाड़ियों की आर्थिकी की मजबूती की चिंता नहीं है। इससे पता लगता है कि ये मजबूरी का बजट है और रोजी रोटी पर राजनीति भारी पड़ गई है। और उत्तराखंड के सांसदों की जो उपेक्षा संसद में मोदी जी की सरकार ने करी है, ये उसी का परिणाम है कि इस बजट से उत्तराखंड का कर्मचारी, उत्तराखंड का किसान, उत्तराखंड का नौजवान, उत्तराखंड का व्यापारी बहुत निराश है। और इस बजट ने यह तय कर दिया है कि ये सत्ता के लालच में अपनों को पैसा बांटेंगे, अन्य राज्यों की ऐसी उपेक्षा करेंगे। ठीक है प्रदीप कुकरेती जी, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि सांसदों की कार्यशैली में आपने पहले ही सवाल उठाया और उत्तराखंड के सीएम इस बजट की तारीफ भी कर रहे हैं कि भाई हर वर्ग का इस बजट में ख्याल रखा गया है, ध्यान रखा गया है, हर वर्ग के लिहाज से यह बजट पेश किया गया है, लेकिन उत्तराखंड का भला नजर नहीं आ रहा। निश्चित रूप में चाहे वो मान्य या पार्टी का विशिष्ट जीव हो, ये उनका नैतिक दायित्व तो बनता है कि जो अपने घर की बात है, अपने संगठन की बात है, अपनी सरकार की बात है, उसके परिप्रेक्ष्य में उनको बोलना ही पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हमने इस राज्य आंदोलन में एक कंगड़ के रूप में हमें भी प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हुआ और राज्य आंदोलन के पीछे मकसद भी यही था कि हमारे जो रोजगार होगा, हमारी एक व्यवस्था होगी। हम लोग केवल उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड लिखने के लिए अलग नहीं हुए थे। आज हमें बड़ा दुख होता है इस बात का कि राज्य के अंदर जिस प्रकार से तमाम जो है वो बाहर की एजेंसियां हो वो यहाँ थोप दी गई हैं, रोजगार है वो यहाँ बाहरी थोप दिया जा रहा है। स्थानीय आदमी को जिस प्रकार से जो हताशा और निराशा हाथ लग रही है, आप ये बताइए कि क्या कारण है कि ओएनजीसी लगातार जो है एम्प्टी होता चला जा रहा है? क्या कारण है कि आईआईटी डीआरडीओ में आप जो है भर्तियां नहीं निकाल रहे हैं, वहां आप ठेकेदारी व्यवस्था कर रहे हैं? अगर मैं केंद्र की व्यवस्था से बात करूं तो 8 सांसदों पे समय समय पे सवाल इसलिए उठे हैं, ये मौनी बाबा के रूप में रहे हैं। इनकी जो मंत्रालय इन्हें मिले हैं, इन्होंने केवल वहां पे दायित्व लिया, घोड़ा गाड़ी घुमाई है, उसके अलावा इन्होंने अपने अर्दली रखे। इनका बौद्धिक, आप ये बताइए कि एचआरडी मिनिस्टर निशंक जी थे, मुझे बताइए उन्होंने कितने केंद्रीय विद्यालय यहाँ खुलवाए, मुझे बताएं वो कितने उन्होंने छात्रों को सुविधाएं प्रदान करी। केवल और केवल इनसे जब वो नहीं चला, उसके बाद उन्हें मजबूरन निकालना पड़ा। अच्छी बात ये थी कि उस समय कोविड काल था, तो बहाना हो गया कि कोविड की वजह से तबियत खराब है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि हमारे लिए रोजगार की दृष्टि से, सीमांत प्रदेश की दृष्टि से, सैन्य बाहुल्य प्रदेश की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से हमारे को एक विशेष राज्य का दर्जा, ग्रीन हाउस का दर्जा, मतलब शुद्ध हवा पूरे राष्ट्र के अंदर हम बांटे, पूरा वृक्षों के अंदर सबसे बड़ा आंकड़ा हम प्रस्तुत करें। और जब गर्दन काटने की बारी है तो 17,000 पेड़ काटने के लिए आप केंद्र सरकार से जो है यहाँ दिल्ली से इसको एनसीआर की तर्ज पे यहाँ जोड़ने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी हम अपना बलिदान देंगे। और अग्निवीर के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण और राज्य आंदोलनकारी 11 साल से आंदोलनकारी जो मांग रहे हैं उस पर इनकी मौनी बनी हुई है। राजेश जी ध्यान से सुनिएगा, ऐसी बात का जवाब लेंगे आपसे। जी प्रदीप जी, बात पूरी हो गई आपकी, ध्यानी जी का रुख करेंगे। ध्यानी जी, एक तो आर्थिक मजबूती, अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर है, अभी राजेश बिष्ट जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। कितनी मजबूती के आसार आपको नजर आ रहे हैं जिस लिहाज से यह बजट पेश किया गया है, या जो संकल्प सरकार का नजर आ रहा है, जो सोच सरकार की नजर आ रही है? अभी बादल फटने को लेकर भाई वित्त मंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि बादल फटने पर सरकार जो है वो उचित सहायता मदद करेगी, लेकिन कितनी, कैसे करेगी ये पता नहीं। देखिए, भारत बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे यहाँ बहुत बड़ा मार्केट है, डिमांड है, इस अर्थव्यवस्था का डंका पूरे विश्व में है, ये इससे कोई इनकार नहीं करता। सरकार का इकोनॉमिक सर्वे आया कल बजट से पहले, और सरकार ने उस इकोनॉमिक सर्वे में एक बात स्वीकार की कि जो ग्लोबल स्तर पर जो डिमांड है गुड्स की,
उसकी डिमांड घट रही है। और हमने जो हिंदुस्तान ने जो थोड़ा बहुत जो अच्छा प्रदर्शन किया है वो हमने स्ट्रॉन्ग सर्विसेज सेक्टर के कारण किया, कि सेवा क्षेत्र में हमने जो चीजें दी है उसके कारण हुआ। मुझे एक बात जो यहाँ पर अजीब सी लग रही है, क्योंकि जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, रशिया का जो क्रूड ऑयल है वो मैक्सिमम हिंदुस्तान के पास आ रहा है और हिंदुस्तान उसे री एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा क्यों है कि गुड्स के ग्लोबल जो डिमांड है गुड्स के ऊपर, वो रिफ्लेक्ट हमारे इकोनॉमिक सर्वे में नहीं आया है? ये एक जो प्रश्न है। सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में एक बात और कही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रोजगार के सृजन में बाधा पैदा कर रही है, और साथ साथ में जो एमिशंस होती हैं जिसे बायोफ्यूल कहा जाता है, वो उसके कारण भी दिक्कत आ रही है, और वहां पर एक संतुलित विकास और उसके बीच में एक संतुलन होना चाहिए। ये इकोनॉमिक सर्वे की बात है। अब आज जो बजट पेश किया गया, उस बजट में सरकार ये बात कह रही है कि हमारी जो 9 प्रायोरिटी क्षेत्र होंगे, जो उसमें कृषि, उसके ऊपर रोजगार का क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऊर्जा क्षेत्र है, इस तरीके से 9 सेक्टर्स की बात की है। और उसमें जो एक सेक्टर आता है उसमें नेक्स्ट जन रिफॉर्म्स, जो वित्त मंत्री जी ने कहा, तो जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हैं, उस नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के ऊपर वो सुधारवादी कदम क्या होंगे, उसको सरकार ने एलोबरेट नहीं किया, जबकि उसे एलोबरेट किया जाना चाहिए था। जब तक वो लेआउट नहीं होगा तब तक वो बात निकल के नहीं आती। क्यों? ये इसलिए कह रहा हूं मैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण किसान अन्न योजना जो है वो 5 साल के लिए बढ़ा दी है, और इसी तरीके से जो युवाओं के लिए जो योजना लाई गई है वो 5 साल के दौरान, मतलब उसका पता लगेगा 5 साल के बाद कि एक्चुअल में उसकी रिपोर्ट कार्ड क्या कहती है। तो यहाँ पर मैं इस बजट का एक बड़ा जो हास्यास्पद जो पहलू है, और वो है रिकॉर्ड मेकिंग। कि सीतारमण जी ने 7वीं बार रिकॉर्ड लगातार एक बजट पेश किया है। मोरारजी देसाई जी का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, तो वो रिकॉर्ड टूटा है। लेकिन बाकी अगर वास्तु स्थिति देखी जाए, हालांकि इसमें क्लेम किया गया है कि महंगाई दर को हम 4% पे लेके आएंगे, और ये कहा गया है इकोनॉमिक सर्वे में कि वो कम हुआ है। लेकिन धरातल पे गैस के सिलेंडर में 200 रुपया चुनाव के दौरान जरूर हुआ, लेकिन अदरवाइज चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, खाद्य पदार्थों का आप देख लीजिए, उनमें दामों में कहीं कमी नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे में ट्रांसपेरेंसी लग रही है ध्यानी जी? देखिए, मैं क्योंकि भारत का बजट है और बड़े संजीदा तरीके से पूरे भारत की आर्थिकी का जुड़ा हुआ है, और बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, और ये अकाउंट स्टेटमेंट है भी इसके लिए। सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो न बढ़ना मुझे लगता है ये ठीक है, और डेफिसिट के तौर पर ये 2 चीजें ऐसी हैं जिस पर मैं जरूर सरकार को कहूंगा कि सरकार अगर इस पे आगे बढ़ती है तो वो भी उपलब्धि ही मानी जाएगी। बाकी रोजगार के क्षेत्र में अभी बहुत ज्यादा कुछ स्कोप दिख नहीं रहा, मतलब इस बजट से बिल्कुल ज्यादा कुछ जिस तरीके से बातें सत्ता पक्ष की तरफ से निकलकर सामने आ रही हैं वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, और धरातल में कितना क्या होता है ये देखना होगा। राजेश बिष्ट जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ध्यानी जी ने उठाया कि भाई नेक्स्ट जो जनरेशन है, सुधार के लिए क्या कुछ रोड मैप होगा आगे का, इसको लेकर कुछ? सोनी जी, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि राज्य आंदोलनकारी जो भी हमारे इस प्रदेश के साथी रहे, जिन्होंने भी अपना मैं कहूं हिम्मत का लोहा मनवाया और इस राज्य को अलग लिया, उसमें ऐसा नहीं है कि वो लोग राज्य आंदोलनकारी नहीं थे जो पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़ गए। सिर्फ हमारे प्रदीप भाई कह रहे हैं कि हम राज्य आंदोलनकारी हैं। मैं खुद जब 10-12 साल का था, मुझे अच्छे से याद है कि सुबह प्रभात फेरियां जब निकला करती थी तो स्कूल जाने से पहले हम भी 1 घंटा
राज्य आंदोलन के लिए जो समर्पण दे सकते थे या हमसे बड़ी उम्र के लोग जो दे सकते थे वो सबने दिया। लेकिन कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टीज में आ गए, कुछ नहीं आ पाए, वो अलग बात है। दूसरी बात, ग्रीन बोनस की बार बारी बात आ रही है। मैं समझना चाहता हूं इस देश के अंदर 11 हिमालयी राज्य हैं जहां पे हमसे ज्यादा भी हरित प्रदेश है। उनमें से किस राज्य को ग्रीन बोनस मिल रहा है या किस राज्य को आज तक ग्रीन बोनस मिला है? जब किसी राज्य को नहीं मिला, दूसरे राज्यों से कंपेयर क्यों करना? कैसे नहीं हम राजेश जी दूसरे राज्यों से कंपेयर पहले तथ्यों पे नहीं आप फैक्टफुली बात को समझिए, फैक्टफुली बात को समझिए कि अगर कोई हैंडीकैप्ड है वो 50% है और एक हैंडीकैप्ड 70% है, 70% वाले को एड मिलनी चाहिए, 50% वाले को मिलनी चाहिए। मैं इस बात से ये कहना चाहता हूं कि हमसे भी ज्यादा हरित प्रदेश इस देश के अंदर और भी हैं। सबकी 11 प्रदेशों की मांग ग्रीन बोनस को लेकर हुई है और जो 16वां वित्त आयोग बैठने वाला है, 16वां वित्त आयोग बैठने वाला है, इसमें यह माना जा रहा है कि 85,000 से ऊपर का ग्रीन बोनस जो हमारे द्वारा वहां पे आयोग के द्वारा बात रखी जा रही है, जो नहीं हो पाए अभी तक 15वें वित्त आयोग में, इसमें रखने के बाद उम्मीद है कि मिलेगा। दूसरी बात, ठीक है, उम्मीद है कि मिलेगा। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद राजेश जी आते हैं। आपसे मेरा सवाल भी होगा। केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि निश्चित रूप में इस प्रदेश के लिए सबने योगदान दिया। जब टिकट मिलने की बारी आती है तो सब विधायक शुरू में क्यों लिखते हैं, मेयर क्यों लिखते हैं कि राज्यानुकारी, और जीतने के बाद वो शब्द गायब हो जाता है और जब उनके हितों की बात आती है वो फिर मौन हो जाते हैं। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि ठीक है अगर हिमालयी राज्यों की तुलना, अगर यही बात है मैं आपकी बात को बिल्कुल 100% मान जाता हूं। परिसीमन की बारी आई थी, हमने जब मना किया था, हम नए राज्य थे, हमारा परिसीमन नहीं होना चाहिए था, जबकि नॉर्थ ईस्ट के पक्ष विपक्ष ने अपने यहाँ परिसीमन नहीं होने दिया हिमालय राज्यों को क्षेत्रफल के आधार पर, और हमारे यहाँ परिसीमन हुआ, वो सीटें घटती चली गई। तो विष्णु जी सब चीजों पर आकलन तो फिर वहां भी करना पड़ेगा। परिसीमन के समय पे केंद्र में सरकार किसकी थी मान्यवर? नहीं तो आप नहीं, बात आकलन की हो रही राजेश जी, आकलन की बात हो रही है, बात आकलन की कर रहे हैं ना प्रदीप जी। विष्णु जी मैं आपको यहाँ भी बोनस दे रहा हूँ। सुनता हूँ प्रदीप जी, ठीक है प्रदीप जी आपकी बात पूरी हो गई, जवाब ले लेते हैं जी। 26 में आप हमारे को क्षेत्रफल के आधार पर जाएंगे। मुझे आपका बोनस नहीं चाहिए, मुझे आप बोनस मत दीजिए, आप कोई नहीं होते मुझे बोनस देने वाले। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जिस कांग्रेस को आप शील्ड कर रहे हैं बार बार, ये समझ के चलिए कि परिसीमन के समय पर केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, इसलिए हमारे द्वारा किया नहीं गया। आपको केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहिए। नहीं, लेकिन राजेश जी हम तो मौजूदा वक्त की बात कर रहे हैं ना। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। फिलहाल विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है इस बजट को लेकर जो आज वित्त मंत्री ने पेश किया, और एक तरफ सत्ता पक्ष यानी कि जो प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई कि ये बजट जो है हर एक वर्ग को ध्यान में रखकर पेश किया गया है, और कितना इसे धरातल पर लागू किया जाएगा या महज कागजों तक ही सीमित रह जाएगा, ये देखना भी दिलचस्प हो। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।